हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले तो जिन्होंने भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़े, जो कि मुझे पता है बहुत से लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो मैं फिर से सबको बता देता हूँ कि मैं इतने दिन से गायब क्यों था। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जब मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद हुआ तो घर वालों ने सीधा मुझे दूसरे जगह काम पे भेज दिया और इस शॉप में मेरे 12-13 घंटे चले जाते हैं, जिस वजह से मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता और हफ्ते में जो एक छुट्टी मिल रही थी उसी में मैं इस वीडियो को बनाने का काम कर रहा था। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि मेरा मोनेटाइजेशन फिर से शुरू हो गया है, पर बुरी बात यह है कि जिस जगह मैं काम पे लगा हूँ वहाँ मुझे ज्वाइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था कि मैं 3 महीने से पहले काम नहीं छोड़ सकता और अभी ज्वाइन किए मुझे सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं, जिस वजह से वीडियोस थोड़ी लेट ही आएंगी, पर आएगी ज़रूर। तो गाइज, इस मुश्किल वक्त में जो आपने मेरे चैनल और मुझे सपोर्ट किया है उसका मैं जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच टू एवरी कल्ट मेंबर। बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखो। एंड लास्ट चीज, हमारे चैनल को ज्वाइन बटन मिल चुका है जिसमें मैंने बहुत से स्पेशल इमोजीज, बैजेस और पर्क्स रखे हैं, तो जो भी मेरे भाई बहन अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लीज मेरे काम को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट करें। एंड नाउ बैक टू द मूवी। अब सबसे पहले तो जिन्होंने भी चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके या मेरे दूसरे चैनल मूवी एटलस एक्सप्लेनेशंस पे जाके जरूर देखे, क्योंकि इस सीरीज की पूरी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड है और बिना फर्स्ट पार्ट देखे आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न 2 द फाइनल सेक्रीफाइस रिलीज हुई थी 1992 में, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर जॉनर की मूवी है। IMDb पे से मिले हैं 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 18 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पर यह है 22% फ्रेश विद 20% ऑडियंस स्कोर। और सच में इन क्रिटिक्स ने इतने सस्ते नशे किए हुए ना कि क्या बोलूं, क्योंकि ये मूवी मुझे इतनी भी बुरी नहीं लगी और इतनी कम रेटिंग पता नहीं क्यों। एंड ये पूरी सीरीज इसी तरह अंडररेटेड है, तो आज के बाद हम इन बिकाऊ क्रिटिक्स के स्कोर पर ध्यान नहीं देंगे। तो अब बिना किसी देरी किए हिट द न्यू इंट्रो। मूवी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। बर्ट और विकी गेटलिन से जाते वक्त हेमिंगफोर्ड के पुलिस स्टेशन में गेटलिन में हुई घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करके जाते हैं। जब अगले दिन पुलिस और हेमिंगफोर्ड के लोग गेटलिन पहुंचते हैं तो उन्हें किसी बड़े से बिल्डिंग के बेसमेंट में गेटलिन टाउन के सारे एडल्ट्स की लाशें मिलती है, जो कि बहुत वक्त से वहां पड़े रहने के कारण सड़ चुकी थी। यहाँ बार हम देखते हैं कि हेमिंगफोर्ड के भले लोग कल्ट के बाकी बचे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो सब बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। जब न्यूज़ रिपोर्टर उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से सस्ते नशे का सेवन किया था कि जो उन्होंने अपने माँ बाप और बाकी एडल्ट्स को ही मार डाला, तो हर बच्चा एक ही चीज़ बोलता है कि उन्होंने सिर्फ भुट्टा देखा था, इसके अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं। जब हेमिंगफोर्ड के लोग उन्हें अपने साथ लेके जा ही रहे होते हैं तभी पता नहीं कहाँ से एक आंटी साइकिल पे धूम मचाले करते हुए वहाँ आती है और उन्हें इन बच्चों को अपने साथ ले जाने से रोकने लगती है। आंटी जी बोलती है कि वो इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया करती थी और वो इनमें से हर एक बच्चे को जानती है। अगर वक्त रहते वो स्कूल से ना निकलती तो ये बच्चे उसे भी मार देते और अगर इन बच्चों को हमने हमारे घर में जगह दी तो हमारा भी वही हाल होगा जो गेटलिन के लोगों का हुआ था। पर एंजेला नाम की एक लेडी जो कि लोगों को रहने के लिए किराए पे घर और खाना देती थी, वो आंटी से कहती है कि जिनका इन्फ्लुएंस इन बच्चों पर था अब वो मर चुके हैं और इन्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। पर आंटी जी जाते जाते एंजेला को एक ही बात बोलती है कि तुम्हें इतनी भरी जवानी में मरने की कोई ज़रूरत नहीं बच्ची। यहाँ दूसरी तरफ हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर जॉन गैरेट से मिलते हैं, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ही था और वो अपने जॉब की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अपने बेटे डैनी के साथ गेटलिन टाउन की न्यूज़ को कवर करने जा रहा था। रास्ते में इन बाप बेटों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि डैनी अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि उसके पिता ने ना ही बचपन से उसके लिए कुछ किया था और अब वो ऊपर से उसकी माँ को भी डिवोर्स दे रहे थे। रास्ते में जॉन अपने कोवर्कर्स बॉबी और वेड से मिलता है, जो कि अपने हिस्से की न्यूज़ कवर करके उस टाउन से निकल रहे थे। तभी वेड को पता नहीं क्या चुल मचती है और वो बॉबी को कॉर्नफील्ड से शॉर्टकट लेने कहता है। हालांकि बॉबी उसे मना करता है पर वेड बोलता है चुप करके बैठो, डायरेक्टर ने हमें यहीं से मरने बोला है। पर वो दोनों कॉर्नफील्ड की भूल भुलैया में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि घूम फिर कर वो लोग एक ही जगह आ जाते हैं। तभी पता नहीं कहाँ से एक खतरनाक तूफान आ जाता है जिसके बाद उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। जैसे ही बॉबी गाड़ी को चेक करने बाहर निकलता है, हवा का झोंका उसे कॉर्नफील्ड के अंदर घसीट कर ले जाता है
और एक भुट्टे की धारदार फसल से अपने आप बॉबी का गला कट जाता है। उस खतरनाक तूफान से बचने के लिए वेड गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है, पर एक भुट्टे का डंठल अचानक से विंडशील्ड को तोड़ते हुए सीधा वेड के गले में घुस जाता है, जिससे वो भी वहीं मारा जाता है। जिसके बाद तूफान अपने आप रुक जाता है और एज अ ऑडियंस हम समझ जाते हैं कि द भुट्टा डीमन इज बैक। यहाँ टाउन में जॉन की मुलाकात एंजेला से होती है और हम देखते हैं कि एंजेला ने भी बाकी लोगों की तरह एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम माइका था। जॉन उसे किराए के घर के लिए पूछता है एंड एंजेला उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वो लोग सबसे पहले खाना खाते हैं। पर तभी डैनी की जॉन के साथ सबके सामने थोड़ी बहस हो जाती है, जिस पर जॉन उसे घर से बाहर ले जाकर खसकाता है और बोलता है कि मेरा और एंजेला का अच्छा खासा कनेक्शन बन रहा था, तुम क्यों बिना कारण मेरी सेटिंग खराब करने पर तुले हुए हो। वाह अंकिल वाह, क्या सोच है आपकी, भगवान ऐसा बाप किसी को भी न दे। खैर, अब डैनी अपने बाप से कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपना बैग उठाता है और अपने मॉम के पास जाने के लिए वहाँ की पहली बस पकड़ने निकल जाता है। बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात वहाँ से गुजर रही हॉट लेसी से होती है, जो उसे बताती है कि अगली बस अगले हफ्ते तक नहीं आने वाली, जिसके बाद वो उसे अपनी कातिलाना स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि अडॉप्ट किए गए सारे बच्चे फिर से कॉर्नफील्ड में जमा होते हैं, जिसका मतलब ये बेशरम बच्चे नहीं सुधरेंगे, बेचारे हेमिंगफोर्ड के लोग। खैर, वो सब आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी माइका भी अपने घर से इन्हें ढूंढते हुए कॉर्नफील्ड में जाता है, जहां भुट्टा डीमन उसे पोजेस्ट कर लेता है। जिसके बाद माइका फिर से इन बच्चों के दिमाग में फालतू का कचरा भरता है कि कैसे उन्हें सच देखने के लिए सारे एडल्ट्स को मारना होगा। जिसके बाद माइका सबसे कहता है कि अभी घर जाओ और उनके संकेत का वेट करो। दूसरी तरफ डैनी उसी कॉर्नफील्ड के रास्ते फिर से जॉन के पास जा रहा था। तभी वो देखता है कि सारे बच्चे फ्लैशलाइट्स के साथ कॉर्नफील्ड से बाहर निकल रहे थे और जैसे ही वो मुड़ता है माइका भूत की तरह उसके सामने खड़ा होता है। माइका उससे पूछता है कि रात के इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है। डैनी बताता है कि वो इस टाउन से जाने वाला था, पर तभी उसे एक लड़की मिली जो कि हॉट थी और उसने उसे बस के बारे में बताया। फिर डैनी उससे पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे। माइका बोलता है कि वो लोग खेल रहे थे। डैनी पूछता है रात के इस वक्त, जिस पर माइका बोलता है कि रात को गेम्स खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगली सुबह जॉन उसी टीचर से पूछताछ करने आता है जो स्टार्टिंग में लोगों को इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए मना कर रही थी। वो आंटी जॉन के पूछने से पहले ही बोलती है कि तुम्हें जवाब चाहिए। वो सामने खड़े हैं और हम देखते हैं कि माइका और उसका बच्चों का ग्रुप उस आंटी के घर से थोड़ा ही दूर खड़ा था और वो सब बच्चे उस आंटी को घूरे जा रहे थे। आंटी जॉन को बताती है कि ईविल इन बच्चों के जरिए अपने काम करता है और उसने गेटलिन में भी सबको वार्निंग दी थी कि ये बच्चे कुछ तो कांड करने वाले हैं, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। और 15 साल पहले जब उसका पति कॉर्नफील्ड में गया था, उसके बाद से वो भी कभी वापस नहीं आया, इसलिए वो अब अपने घर के साथ इस जगह से चली जाएगी। आंटी जी जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ती है तो देखते हैं कि उन बच्चों ने उसके दरवाजे के ठीक बाजू में किसी अजीब से क्ले जैसी चीज से उनके कॉर्न का सिंबल बनाया था। वो सिंबल देखकर आंटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से पानी की बाल्टी लाके उसे साफ करने लगती है। तभी मेंटल माइका बाकी बच्चों से कहता है कि यही हमारा संकेत है, शुरू हो जाओ। सीन डैनी पे मुड़ती है जो ऐसे ही रास्ते पे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र बाजू के तालाब पे पड़ती है जहाँ लेसी नहा रही थी। डैनी उससे बातें करता है और बहुत जल्द उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। समझ रहे हो आप? जिसके बाद लेसी उसे गेटलिन के डरावने पास्ट के बारे में बताती है। सीन फिर से उस चिड़चिड़ी आंटी के घर पे शिफ्ट होती है जहां वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है जो कि घर के नीचे जाके बैठ गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि इस आंटी का घर हाइड्रोलिक जैक्स के सपोर्ट से खड़ा था, जिसका मतलब इन हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से आंटी जहां चाहे वहां अपने घर को ले जाके सेटअप कर सकती है। इसलिए वो पहले बोल रही थी कि वो अपने साथ इस घर को भी ले जाएगी। खैर, आंटी जी जैसे ही अपनी बिल्ली को लेने घर के नीचे जाती है तभी वहाँ माइका के चमचे आ जाते हैं और वो आंटी जैसे ही उन्हें देखती है वो समझ जाती है कि ये बच्चे उसे मारने आए हैं। वो कमीने बच्चे हाइड्रोलिक मशीन की पावर कम करने लगते हैं जिससे वो घर धीरे धीरे नीचे होने लगता है, पर इससे पहले वो आंटी वहाँ से निकल पाती पूरा घर आंटी के बॉडी पे गिर जाता है और बेचारी आंटी घर के बोझ तले मारी जाती है। फिर सीन टाउन के चर्च में शिफ्ट होती है जहाँ सब लोग प्रार्थना करने आए थे। वहाँ माइका एक आदमी को लकड़ी की वुडू डॉल की मदद से नुकसान पहुंचाने लगता है। वो उस डॉल के जहाँ जहाँ चाकू घुसाता है उस आदमी के उस बॉडी पार्ट से खून निकलने लगता है। एंड ये सीन सच में बहुत खतरनाक है। पहले वो उसके नाक और मुंह से खून निकालता है, बाद में कान से, और एंड में वो उस आदमी के दोनों आंखें ही फोड़ देता है जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है।
दूसरी तरफ सच जानने के लिए जॉन गिटलिन टाउन के स्कूल में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक इंडियन से होती है जिसका नाम फ्रैंक था और वो वहां मानव शास्त्र का काम करते थे। जॉन उनसे यहाँ हुई चीज़ों के बारे में पूछता है, पर फ्रैंक उसे अपने ऑफिस का एड्रेस बता के बाद में मिलने कहते हैं। फिर सीन आंटी के घर पे शिफ्ट होती है, जहाँ पुलिस और उनके लोग आंटी जी की बॉडी घर के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ आंटी जी की बहन मिसेस वेस्ट आ जाती है, जो कि अपाहिज होने के कारण रिमोट कंट्रोल व्हीलचेयर पे घूमती थी। वो टाउन के लोगों को बोलती है कि उसकी बहन ने सबको चेतावनी दी थी, पर वो सब गधे हैं और उन्होंने भेड़ियों को अपने घर में जगह दे रखी है। इसके बाद माइका डैनी को उसके पिता के खिलाफ भड़काने लगता है ताकि वो भी उनके ग्रुप में आ जाए। जिसके बाद सीन टाउन के हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है, जहां जॉन वहां के डॉक्टर से मिलने जाता है जिसका नाम डॉक्टर एप्पलबाय था, पर हम इसे एप्पल भाई बुलाएंगे। जॉन एप्पल भाई से टाउन में हुए मर्डर्स के बारे में पूछता है, पर एप्पल भाई बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करता है और जॉन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही एप्पल भाई टाउन के शेरिफ को फोन करके बताता है कि वो यहाँ पूछताछ करने आया था, पर उसने उसे कुछ नहीं बताया। तो उस साइड से शेरिफ बोलता है कि अगर वो इस टाउन में कुछ वक्त और रुका तो उसे सच पता चल जाएगा। जिस पर एप्पल भाई बोलता है कि हमने पाप किया है और इसके लिए हम नर्क में जाएंगे। मतलब इस डॉक्टर और शेरिफ की बच्चों के साइड कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद जॉन फ्रैंक से मिलने जाता है, जो उसे वहाँ के जंगल की एक स्पेशल जगह लेके जाता है जहाँ एक पत्थर पर कुछ कार्विंग्स बनी हुई थी। फ्रैंक उसे बताता है कि इन कार्विंग्स के अनुसार बच्चे सबसे पहले किसी के भी झांसे में आ जाते हैं। तो जॉन कहता है इससे इन सब का क्या लेना देना। जिस पर फ्रैंक बोलता है कि कथाओं के अनुसार ये जगह और यहाँ के सारे खेत एक फार्मर्स के ग्रुप को बिलोंग करते थे, पर ग्रुप के एडल्ट सुस्त हो गए और उन्होंने खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया। वो अपने जानवर और ज़मीन पर अत्याचार करने लगे। फिर एक दिन उनके बच्चों ने इसका विरोध किया और सारे एडल्ट्स को मार डाला, और शायद यही गेटलिन में हुआ था। सीन टाउन के हॉस्पिटल पे मुड़ती है, जहाँ एप्पल भाई काम कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स चली जाती है और सारे करप्टेड बच्चे अंदर घुस जाते हैं और एप्पल भाई के ही इंजेक्शन उठा के घपा-घप उसी के बॉडी में घुसाने लगते हैं। और इसी बीच एक लड़का घपाकन एप्पल भाई के पीठ में चाकू घुसा देता है और वो डॉक्टर जगह पे ही नर्क सिधर जाता है। और ये भी कम नहीं था कि एप्पल भाई जो लॉलीपॉप अपने चाइल्ड पेशेंट्स को देता था, एक लड़की जाते जाते वही लॉलीपॉप उसी के मुंह में डाल देती है। गजब बेइज्जती है। उसी रात डैनी घर की खिड़की से टाउन के बच्चों को कॉर्नफील्ड में जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है। वहाँ माइका गिटलिन और हेमिंगफर्ड को एक करने का रिचुअल कर रहा था, जिससे अब हेमिंगफर्ड का एरिया भी बुट्टा डीमन के कंट्रोल में आ जाएगा। तभी माइका डैनी को देख लेता है, जो छुपके से उन्हें यह पागलपन करते हुए देख रहा था। वो डैनी को अपने ग्रुप में बुलाता है और दूसरे कल्ट मेंबर्स को बताता है कि डैनी को भी अब एडल्ट से प्रॉब्लम होने लगी है। जिसके बाद वो डैनी से पूछता है कि क्या वो इस टाउन को क्लीन करने के लिए बुट्टा डीमन का सोल्जर बनेगा, और डैनी हाँ बोलता है। अगली सुबह लेसी डैनी को अपनी स्पेशल जगह दिखाने ले जाती है, और सोचो वो जगह कौन सी थी, कॉर्नफील्ड। वाह, ये दोनों कॉर्नफील्ड में पकड़ा पकड़ी खेलने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ गेटलिन के एडल्ट्स की बाकी सड़ी हुई बॉडीज मिलती है, जो पुलिस को उस बेसमेंट में नहीं मिली थी। वो डेड बॉडीज देखकर दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक एंड जॉन डिस्कवर करते हैं कि टाउन के कुछ लोग पिछले साल के खराब भुट्टे इस साल के नए भुट्टों के साथ बेच रहे थे। वो देखते हैं कि जो खराब भुट्टा था उस पर डार्क ग्रीन कलर का एसिडिक टॉक्सिन लगा हुआ था, जिसे देखकर फ्रैंक कहते हैं कि अगर किसी ने भी ये भुट्टे खाए तो वो लोग पागल होकर मर सकते हैं, या फिर उन्हें हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं और वो वायलेंट हो सकते हैं, खास करके तो बच्चे। तभी फ्रैंक की ट्यूबलाइट जलती है और वो समझ जाता है कि बच्चों के पागलपन के पीछे इसी टॉक्सिक भुट्टे का हाथ है। वो लोग जैसे ही टाउन के शेरिफ को इसके बारे में बताने निकलते हैं, वो उनके सामने ही खड़ा होता है। फ्रैंक शेरिफ से कहता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, जिस पर शेरिफ उन पर ही गन पॉइंट करके बोलता है कि हाँ, तुम अब सच में मुसीबत में हो। जिसके बाद वो एक रॉड के जरिए उन दोनों को साथ में बांध देता है और अपना कच्चा चिट्टा खोलता है। एंड हमें पता चलता है कि डॉक्टर एप्पल भाई और ये कमीना शेरिफ मिलकर इन खराब भुट्टों का बिजनेस करते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा पैसे कमा सके। जिसके बाद वो उन्हें रॉड के जरिए ज़मीन पे ही पिन करके उन पर कॉर्न हार्वेस्टर चालू करके छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इन दोनों की चटनी बनने ही वाली थी, तभी ये दोनों कैसे तो हिलिंग डुलिंग करके उस रॉड को ज़मीन से निकाल लेते हैं और एन वक्त पर साइड में सरक के खुद को बचा लेते हैं। सीन मिसेस वेस्ट पे शिफ्ट होती है, जो कि अपनी व्हील चेयर से कहीं जा रही थी। तभी माइका और उसका ग्रुप मिसेस वेस्ट का पीछा करते हुए एक रिमोट कंट्रोल कार से उन्हें परेशान करने लगता है। पर मिसेस वेस्ट बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बदमाश बच्चे मुझे डरा सकते हैं, निकलो यहाँ से। जिस पर माइका बोलता है, अब ये देखो,
और वो अपने कार के रिमोट के जरिए मिसेस वेस्ट के व्हीलचेयर को कंट्रोल करने लगता है। मतलब इन बच्चों ने उनकी व्हीलचेयर के साथ पहले से ही छेड़छाड़ करके रखी थी। पहले तो माइका मिसेस वेस्ट को गोल गोल चक्कर लगवाता है और एंड में वो उन्हें एक रोड के बीच में ले जाकर छोड़ देता है। मिसेस वेस्ट को लगता है कि शायद उन बच्चों से उनका पीछा छूटा, पर तभी अचानक से एक ट्रक आती है और मिसेस वेस्ट को उड़ा के चली जाती है एंड मिसेस वेस्ट सीधा बाउंड्री के बाहर जाके गिरती है और लोगों को यही लगता है कि सिर्फ एक्सीडेंट के कारण ही मिसेस वेस्ट की मौत हुई है। यहाँ हेमिंगफोर्ड से लोगों के गायब होने को लेकर कमीना शेरिफ और हेमिंगफोर्ड के बाकी एडल्ट्स एक अर्जेंट टाउन हॉल मीटिंग अटेंड करते हैं ताकि वो इस टॉपिक को डिस्कस कर सके, पर कमीने बच्चे सारे एडल्ट्स को उस बिल्डिंग में ही लॉक कर देते हैं और उसके चारों ओर पेट्रोल छिड़क कर बिल्डिंग समेत सारे एडल्ट्स को जिंदा जला देते हैं। लो करो और एडॉप्ट इन बच्चों को। एंड सच में मैंने आज तक इनके जितना खतरनाक कल्ट नहीं देखा। बट एनीवेज, उसके बाद ये बच्चे एंजेला और लेसी को किडनैप करके अपने साथ कॉर्नफील्ड ले जाते हैं, जहां वो ढक्कन डैनी पर प्रेशर डालते हैं कि वो लेसी को सैक्रिफाइस करके उनके कल्ट को ज्वाइन करे। पर तभी जॉन और फ्रैंक कॉर्न हार्वेस्टर के साथ वहां एंट्री मारते हैं, पर एक कमीना बच्चा अपने तीर से फ्रैंक को जख्मी कर देता है। फिर एक दूसरा लड़का जॉन की तरफ भाला फेंकता है, पर तभी उस लड़के का पोपट हो जाता है और जॉन उस भाले को पकड़ लेता है। It was at this moment that he knew. He fucked up. और वही भाला घुमा के उस लड़के की तरफ फेंकता है और पट्ट से पेट शॉट, वो भाला सीधा उस लड़के के पेट में जाके घुसता है और वो लड़का भी नरक सिधार जाता है। जिसके बाद जॉन और डैनी एंजेला और लेसी को छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो कॉर्नफील्ड खत्म ही नहीं होता और घूम फिर के ये लोग फिर से कॉर्नफील्ड के सेंटर में आ जाते हैं, जहां माइका और बचे हुए बच्चे उन्हें पकड़ लेते हैं। मेंटल माइका बोलता है कि तुम्हें सच में लगा था कि बुट्टा डीमन तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, हाँ? फिर वो डैनी से कहता है, तुमने मुझे बहुत निराश किया डैनी, और अब तुम्हारा भी हश्र बाकियों की तरह होगा। जिसके बाद माइका इन पर बुट्टा डीमन की पावर्स का यूज करने ही वाला था, तभी फ्रैंक को होश आता है और वो हार्वेस्टर चालू कर देता है। और इससे पहले माइका बुट्टा डीमन की पावर्स को यूज कर पाता, उसका रोब मशीन के अंदर फंस जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। मौका देखकर जॉन और डैनी बाकी बच्चों पर हमला करते हैं। तभी जोरों के तूफान के कारण हर जगह आग फैलने लगती है और जॉन डैनी से कहता है कि वो लड़कियों को लेके यहाँ से निकल जाए, जब तक वो खुद फ्रैंक को हार्वेस्टर से बाहर निकाल रहा था। माइका की ऐसी रोती हालत देख डैनी उसे बचाने आगे बढ़ता है, पर तभी माइका का चेहरा बुट्टा डीमन के फेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम पहली बार उस डीमन का चेहरा देखते हैं। जिसके बाद वो डीमन भी माइका को छोड़ के भाग जाता है और उस डीमन के जाते ही वो मशीन माइका को अंदर खींच लेती है और हार्वेस्टर की दूसरी तरफ से माइका की चटनी बनकर निकलती है और वो बुट्टा डीमन को प्यारा हो जाता है। भगवान। फिर ये पांचों वहां से निकल जाते हैं और हार्वेस्टर के साथ वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। जॉन फ्रैंक को होश में लाने की कोशिश करता है, पर बेचारा फ्रैंक मारा जाता है। जिसके बाद वो लोग फ्रैंक का अच्छी से अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद टाउन से निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि अब फ्रैंक की स्पिरिट हेमिंगफोर्ड की प्रोटेक्टर बन चुकी है। जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस पार्ट से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। तो इस पार्ट में हमें बुट्टा डीमन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें पता चली। सबसे पहली तो ये कि वो बच्चों के माइंड को कैसे कंट्रोल करता है। वो कॉर्नफील्ड के बुट्टों को पॉल्यूट करके उन्हें टॉक्सिक कर देता है और एक बार वो हरी चीज़ उनके अंदर गई, उसके ज़रिए वो उनसे जुड़ जाता है। अब आप सोचोगे कि फिर बड़ों ने भी तो वो बुट्टा खाया था, तो उन पर बुट्टा डीमन का असर क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब मूवी में ही है। फ्रैंक ने जॉन को बताया था कि बच्चों का माइंड कमज़ोर होता है और वो सबसे पहले किसी के भी झांसे में आ जाते हैं, जबकि बड़ों पर इस टॉक्सिन का वैसा असर नहीं होता। और लास्ट चीज़ हमें पता चली कि बुट्टा डीमन अपने भक्तों से कितना वफादार है। साला जब माइका मरने वाला था तो अपने भक्त को बचाने की जगह वो चड्डी पकड़ के भाग गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये बुट्टा कितना मतलबी है, जिसको सिर्फ अपने सर्वाइव करने और दूसरे एरियाज पे कब्जा करने के अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। और एक डीमन से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, इसी के साथ ये था मेरा चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न 2 द फाइनल सैक्रिफाइस मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ मैं आने वाली वीडियो की डिटेल्स के साथ फनी मीम्स भी डालता हूँ। अगर आपको मूवी डिटेल्स और मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।
इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका नाम भी द सिनेमा कल्ट ही है। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना सिर्फ अपना काम खत्म हुआ तो निकल लो ये मत करो। हर क्रिएटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब चीज़ें करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको 4 आने भी नहीं लगने वाले। अगर आपको किसी क्रिएटर का काम अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले पार्ट में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।